मास्क का इस्तेमाल निरंतर करते रहें। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। वहां यमुना बाजार और वजीराबाद के सड़कें छोटे तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। उधर झारखंड के पाकुड़ में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आपके सामने पानी के प्रहार की ये 3 तस्वीरें हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि बारिश इस बार आफत बनकर टूटी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलें जहां एक तरफ खराब हो गई हैं, वहीं गलियों में, सड़कों में किस तरह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि रास्ता तो वही है और आने जाने में इस वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। दिल्ली में तेज बारिश के बाद यमुना बाजार इलाके में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की से मध्यम भारी बारिश का अनुमान जताया है। एनसीआर में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। अगर आपको यहां की तस्वीरें दिखाना चाहें तो देखिए, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले तेज बारिश हुई थी। लेकिन अभी सड़कों पर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति सड़क के एक किनारे पर देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दिल्ली में होगी, बल्कि पूरी दिल्ली में इसी तरह की बारिश का अनुमान जताया है। लेकिन बारिश हुई है, रविवार का दिन होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देखिए सड़कों पर रोड्स खाली है। आमतौर पर जब बारिश होती है तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे कामकाजी लोगों को अपने दफ्तरों को जाने में लेट होता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जल भराव भी हो गया। तो इस बारिश के बाद तापमान में कुछ गिरावट आई है। जो एक उमस थी उससे कुछ राहत जरूर मिली है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटे इसी तरह से मौसम बना रहेगा। और तस्वीरें देखिए आप, किस तरह मौसम की मार पड़ी है। पूरे देश भर से तस्वीरें हैं। खासतौर पर यमुना बाजार की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। जल भराव की किस तरह स्थिति पैदा हो गई है आप देखिए। फिर भी लोगों को वहां से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास नहीं है, क्योंकि आम रास्ता यही है। इसी से अक्सर लोग आना जाना करते हैं। और सड़कों पर पानी भरने की वजह से जिन लोगों को आज ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि रविवार है, कई ऐसे लोग होंगे जो घरों में ज़रूर बैठे होंगे, लेकिन जिन लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है उनके लिए आज बहुत बड़ी मुसीबत बनकर बारिश हुई है। और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। यमुना का जल स्तर दूसरी तस्वीर में किस तरह बढ़ रहा है लगातार, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आनंद तिवारी मंडी हाउस से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? क्या ये माना जाए कि आज पकौड़े खाने वाला दिन है, या फिर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए तो परेशानी का सबब बन गई है बारिश? जी देखिए, बिल्कुल रविवार का दिन है, लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं अपने घर से, क्योंकि संडे है। लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत दिखाता हूँ। मंडी हाउस काफी पॉश इलाका है और यहाँ पे देखिए किस तरह से जो हम बात कर रहे थे कि सड़कें धसी हुई हैं। ये वो दिल्ली है जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा सरकारें करती हैं। आप देखिए ये सड़क जो है वो पूरी तरह से जमीन में धस गई है। ये 2 तस्वीरें तो आप यहीं की नजर आ रही हैं हमें, और एक हम आपको यहाँ की और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी जो सड़क है वो धस गई है। पानी जो है वो लगातार यहाँ से जमीन से निकल रहा है। और ये फुटपाथ का नज़ारा आप देखिए कि किस तरह से बारिश होने के बाद ये स्थिति है। ये एनडीएमसी के अंदर में ये इलाका आता है, तो ये तो पॉश इलाके की आप देख सकते हैं। जब ये स्थिति है तो जो निचले इलाके हैं राजधानी दिल्ली के या जो स्लम इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की स्थिति होगी। तो प्रशासन के लिए जरूर ये जिम्मेदारी बनती है कि
दावे जो कागजों में किए जा रहे हैं वो काम सड़कों पे नजर आए, वो दिल्ली वासियों को इससे दो चार ना होना पड़े, कोई हादसा दुर्घटना ना हो। क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह से हाल में अभी बारिश हुई थी, एक शख्स की जान चली गई थी, एक शख्स की जो गाड़ी है वो जमीन के अंदर धंस गई थी। तो ये दिक्कतें लोगों को जरूर होती हैं। बारिश जब होती है राजधानी दिल्ली में, लोग मौसम का लुत्फ जरूर उठाते हैं, उमस गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन ट्रैफिक जाम और जो जल भराव है वो समस्या जो है वो कई सालों से ऐसी की ऐसी बनी हुई है। और उससे निपटने के लिए प्रशासन या सरकारें जो हैं वो ऐसा कोई ठोस संभव प्रयास नहीं कर रही हैं कि राजधानी दिल्ली में अगर बारिश हो तो लोगों तो उस बारिश से तकलीफ या परेशानी ना हो, और जो समय पर अगर बिल्कुल आनंद, और प्रशासन की यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, सड़कें टूट गई हैं, और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर लोगों की सुरक्षा अब किस तरह की जाएगी। जावेद मंसूरी भी हमारे साथ लोहे के पुल से दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लगातार वहां पर यमुना का जलस्तर किस तरह बढ़ रहा है उसकी तस्वीरें वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, अगर क्योंकि अब लगातार बारिश हो रही है और पानी भी छोड़ा जा रहा है बैराज से, तो एक चुनौती प्रशासन के लिए भी बढ़ गई है, और जो आसपास के लोग हैं क्या उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है? देखिए, बड़ी चुनौती है। लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। लोहे के पुल से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ, देखिए कि किस तरीके से जो यमुना है वो उफान पर है। यहाँ तेज बहाव के साथ यमुना बह रही है। लोहे के पुल का जो जलस्तर आखिरी डाटा हमारे पास है वो खतरे के निशान के बेहद करीब है। 205.30 मौजूदा जलस्तर है, जबकि जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। हमने कल तस्वीरें देखी थी, कल यहाँ जो जलस्तर था वो कम हुआ था, लेकिन आज यहाँ तक पानी आ गया है। जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके पास तक ये पानी पहुंच गया है। लगातार जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था वो अब पहुंचना शुरू हुआ है। परसों 6.5 लाख से ज्यादा पानी छोड़ा गया था। आमतौर पर हथनीकुंड बैराज से दिल्ली पहुंचने में 72 घंटे पानी को लगते हैं पहुंचने में, तो साफ तौर पर उसका असर दिख रहा है। और लगातार बारिश हो रही है इस पूरे रीजन में, आप समझ सकते हैं। तो यमुना की स्थिति क्या है, आसपास के इलाकों को जरूर खाली करा लिया गया है एहतियातन। जी बिल्कुल, यानी कि आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर प्रशासन लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से वजीराबाद में सड़कों पर पानी भर गया है, वहां पर बाजार में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के वजीराबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कों पर किस तरह पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी आ चुका है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी का प्रवेश हो चुका है। यानी कि जलस्तर, बारिश क्योंकि लगातार काफी दिनों से हो रही है और किस तरह पानी अब लोगों के घरों के अंदर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ती हुई दिख रही है। जो मवेशी हैं उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो काफी सारी चुनौतियां हैं। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, दिल्ली में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, प्रशासन की पोल भी खुलती हुई दिख रही है। इससे पहले आपने सड़कें दिखाई कि किस तरह वो टूटी पड़ी हुई है। एक चुनौती, जिम्मेदारी प्रशासन की भी अब बढ़ गई है। जी देखिए, बिल्कुल प्रशासन सरकार की जो नाकामी, उसकी पोल तो हमेशा जब बारिश होती है तो खुलती दिखती है राजधानी दिल्ली में, जिसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा किया जाता है। लेकिन हम लगातार ये भी देखते हैं कि जो लोगों के तंग गलियां या घर हैं वहां पर जल भरा हो जाता है। घंटों तक जो है वो जल निकासी नहीं होती है, लोगों को अपने घरों से निकलना तक दूभर हो जाता है। और कई शिकायतें जो हैं वो लगातार दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, एनडीएमसी को जो है वो दिल्ली के लोग करते हैं कि जो है सड़कों पे पानी भरा हुआ है, या जो उनकी कॉलोनी है वहां पर पानी भरा गया है, जल भरा हो रहा है, उससे गंदगी भी हो रही है। तो ये दिक्कतें लगातार होती हैं। और जिस तरह से बारिश का मौसम है तो वहां पर जो मौसमी बीमारियां हैं उनका भी खतरा लगातार बना रहता है। कोविड की 3rd वेव का खतरा अभी भी बना हुआ है, और उस दौरान अगर बारिश होती है तो कई मौसमी बीमारियां हैं वो भी दस्तक देती हैं। तो लोगों को एक तरफ बारिश से राहत जरूर मिलती है, लेकिन 2-4 भी होना पड़ता है। और अगर सड़कों पे लोग निकल रहे हैं, जो कि रविवार का दिन है, जावेद भी बता रहे हैं कि आज थोड़ा ट्रैफिक जाम नहीं है, सड़कें खाली है, लेकिन सोमवार के दिन हालात अगर इस तरह से बारिश होती रही तो आप देख सकते हैं घंटों जो है वो गाड़ियां जाम में फंसी नजर आती हैं। और जो ट्रैफिक जाम है वो दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिलता है। बिल्कुल आनंद, और जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आगे और आफत बन सकती है ये बारिश। वहीं दिल्ली के खानपुर में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों में जिस तरह पानी भरा हुआ है, लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो इस सड़क को पार कर लें। जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं।
कोई छाता लिए निकल रहा है, क्योंकि आज भी लोगों की मजबूरी है। कई ऐसे लोग होंगे जो दफ्तर की ओर जा रहे होंगे या कई ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरी काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा होगा और आज वो बारिश को जरूर कोस रहे होंगे। जावेद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से और दिल्ली में बारिश की किस तरह की स्थितियां हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, अब क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है आगे आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि पूरी दिल्ली में लगातार इसी तरह से मौसम बना रहेगा। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के इलाकों में भी लगातार बारिश होती रहेगी। अभी भी हल्की बारिश हो रही है। सुबह हमने देखा कि तेज बारिश थी। फिलहाल अगर हम यमुना के हाल आपको दिखाना चाहें, हम सुबह से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हर घंटे जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, बेहद करीब है, लेकिन अभी 2 घंटे से कोई आंकड़ा नहीं आया। संभवतः जो खतरे का निशान है वो यमुना पार कर चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। परसों भी ऐसा हुआ था कि जब खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही थी। कल कम जरूर हुआ था, लेकिन जो पानी छोड़ा गया था वो अब दिल्ली पहुंचना शुरू हुआ है और बारिश लगातार हो रही है। तो यमुना और उसके आसपास के इलाकों में एक संकट की स्थिति यह है कि हजारों लोग यमुना खादर के इलाकों में रहते हैं, उनकी झुग्गियां होती हैं, उनको प्रशासन सुरक्षित स्थानों पर भेज रहा है। उनको सही सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। लिहाजा कई जगह ये व्यवस्था भी की गई है कि टेंट्स लगाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग वहां रह सके जब तक ये खतरा ना टले। तो ये स्थिति है लगातार यमुना की, जो उफान पर है। जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी बिल्कुल, यानी कि यमुना भी आने वाले समय में खतरे की घंटी बन सकती है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। टिहरी के नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे 98 पर पहाड़ से मलबा गिरने से लोग परेशान हैं। चंबा के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया है। तस्वीर आपके सामने है, किस तरह बड़ा हिस्सा हाईवे का टूटा हुआ है, लोगों के लिए परेशानी बन गई है। जहां पर जमीनी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति होती है, वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर इस तरह लैंडस्लाइड्स आती हैं, मलबा गिर जाता है सड़कों पर, पहाड़ टूट जाते हैं, जिस वजह से नेशनल हाईवे, कई ऐसे क्षेत्र हैं इस वक्त भी उत्तराखंड में जहां पर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि पहाड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं, नेशनल हाईवेज पर गिर रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर आना जाना लोगों का बाधित हो जाता है। हालांकि कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा ताकि सड़कों को खाली किया जा सके। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कों पर ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही होगी। एक समय था जब ये सड़कें यहाँ पर गाड़ियां चला करती थी, बसें चला करती थी, और आज ये स्थिति है कि ये नदियां बनी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर एक नाव आराम से चल सकती है। आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह हालात खराब हैं, लोगों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब सड़कों की यह हालत है तो लोगों के घरों के अंदर भी पानी जरूर पहुंचा होगा, जिसने उनकी मुसीबत आगे और बढ़ा दी होगी। गुरुग्राम की ये तस्वीर है हरियाणा से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आसमान से इस बार आफत बरसी है। आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, अब ये चुनौतियां भी पेश कर रही हैं आगे आने वाले समय में। अगर इसी तरह ये सिलसिला बारिश का थमा नहीं, जारी रहा, तो बहुत आफत और ज्यादा बढ़ सकती है। और जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार हथनीकुंड बैराज से जो पानी है वो यमुना में छोड़ा जा रहा है, खतरे के निशान पर पहुंचने की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, तो उसको देखते हुए अगर ISBT के आसपास की बात करें, तिब्बती मार्केट की बात करें, या यमुना खादर की बात करें, सरिता विहार, बदरपुर के इलाकों की बात करें, ये ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा। और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, आज उनका लखनऊ दौरा है और एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में तमाम मंत्री वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी आप उनके साथ देख रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो आज बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर कई ऐसे जिले होंगे जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे।
और उनका उत्तर प्रदेश आगमन हो चुका है। लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम मंत्री अधिकारी उनके स्वागत में वहां पर खड़े हैं। साथ साथ पीछे पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं, वो भी उनके स्वागत में वहां एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। आज कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो अमित शाह के, गृह मंत्री अमित शाह के निर्धारित हैं। सबसे पहले अमित शाह लखनऊ तो पहुंच ही गए हैं, जहां अब वो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस उसका शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो मिर्जापुर जाकर विंध्याचल कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, आगमन हो चुका है गृह मंत्री अमित शाह का, और आज वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो निर्धारित किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो है उसका उद्घाटन करेंगे। करीब से 500 सीटें होंगी जिसमें डिप्लोमा का होगा। इसके अलावा जो शिलान्यास करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ का, इसके साथ ही 207 करोड़ की लागत से 50 एकड़ जमीन में इंस्टीट्यूट बन रहा। अभी से थोड़ी देर बाद इसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और यहाँ से कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधे मिर्जापुर जाएंगे, जहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और वहाँ जो एक रोपवे बना है उसका उद्घाटन करेंगे। लगातार पूरे दिन कार्यक्रम है इनका। फिर वहां से वाराणसी जाएंगे, जहां काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस वाराणसी एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। तो लगभग 4 घंटे का पूरा कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री का। और अब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। वहां से फॉरेंसिक जो इंस्टीट्यूट है साइंस, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक जो है, वहां पर जाएंगे और मुख्यमंत्री भी मौजूद है। सरकार के कई मंत्री, डीजीपी, एसएसओ सब लोग मौजूद हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद शिलान्यास होगा इसका। बिल्कुल, और लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। आप सीधी तस्वीरें लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी उनके स्वागत में और कई सारे मंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। अब यहाँ से वो सीधे यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पहुंचेंगे और उसका शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मिर्जापुर का उनका दौरा होगा, जहां वो जाकर विंध्याचल कॉरिडोर का भी शिलान्यास करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अब एक सियासी संदेश भी देती हुई तस्वीर, जहां पर अब सियासी सरगर्मी भी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है गृह मंत्री अमित शाह के आने से, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा सियासी संकेत भी देता हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी भी यहां पर पहुंचे थे और आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं, जहां कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो उनके निर्धारित हैं। सबसे पहले वो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पहुंचेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मिर्जापुर जाकर विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद उनका वाराणसी दौरा भी होगा, जहां वो काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाबा से जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, ये तस्वीर सियासी संकेत भी देती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है, कोशिश है कमल खिलाने की एक बार फिर से 2022 में भी। देखिए, बिल्कुल, जब अब से 2 सप्ताह पहले जब प्रधानमंत्री वाराणसी आए तो उन्होंने मंच पर जब ये कहा कि यहाँ योगी की सरकार है और यहाँ माफिया आने से डरते हैं, निवेश का माहौल है और यहाँ भाई भतीजावाद नहीं बल्कि योगी का विकासवाद है, तो उस पर योगी के नाम और काम पर चुनाव होगा। तो प्रधानमंत्री पहले ही संदेश दे चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि योगी के नाम और काम पर चुनाव होगा। और फिर एक बार अमित शाह उत्तर प्रदेश के चूंकि प्रभारी रहे हैं, एक एक सीट के बारे में, एक एक इलाके के बारे में उनको जानकारी है और कहा जा रहा है कि अब अमित शाह हर महीने उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे और जो 2022 के चुनाव का जो फार्मूला है, अब की बार 300 के पार, बीजेपी ने ये स्लोगन दिया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सियासी मैसेज भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री साथ में है। इसके अलावा जो सरकार के मंत्री हैं अमित शाह हैं, तो उनके इस दौरे का मतलब निकाला जाएगा, क्योंकि विंध्यवासिनी जाएंगे, मां विंध्याचल के दर्शन करेंगे विंध्यवासिनी का, उसके साथ वहां रोपवे का उद्घाटन करेंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाएंगे। और यहाँ क्योंकि क्राइम कंट्रोल को लेकर यूपी की योगी सरकार लगातार काम करती रही और यही माना जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल है उसको और अच्छे से किया जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी का जो गुजरात का गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है उससे संबंध होगा, तो कहीं ना कहीं एडवांस लैब होगा। तो इसके साथ साथ एक तीर से 2 निशाने, यानी विकास की योजनाएं, हिंदुत्व का एजेंडा और उसके बाद एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश अमित शाह की तरफ से होगा। जब मंच पर अभी बोलेंगे तो आप जरूर देखिएगा कि कानून व्यवस्था को लेकर जरूर हिट करेंगे जो और विपक्ष पर को जरूर आने हाथ लेंगे। बिल्कुल, और उनका जो काशी विश्वनाथ भी हो जाएंगे, वाराणसी भी वो पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के बिना तो शायद 2022 का जो चुनाव है जिसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है वो अधूरा माना जा सकता है। जी
देखिए बिल्कुल, अगर पूर्वांचल के दौरे पर है, यूपी के दौरे पर और विंध्यवासिनी गए हैं तो निश्चित तौर पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। और आपको याद होगा 2014 में जब सबसे पहले प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। और काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाए। तो बाबा का आशीर्वाद लेंगे और विंध्यवासिनी माँ का कॉरिडोर का जो है शिलान्यास करेंगे और एक तरफ क्राइम कंट्रोल के लिए इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक साथ कई मैसेज देंगे आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह। बिल्कुल। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अमित शाह का आगमन हो चुका है लखनऊ में। अब वहां से वो सीधे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस उसका शिलान्यास करने पहुंचेंगे। इसके बाद वो मिर्जापुर जाकर विंध्याचल कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। अमित शाह का यूपी दौरा, इसके बाद वाराणसी भी वो जाएंगे, जहां पर वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाबा से जीत का आशीर्वाद भी वो जरूर मांगेंगे। यहां पर सियासी सरगर्मी अब जरूर बढ़ गई है गृह मंत्री अमित शाह के उत्तर प्रदेश आगमन से। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, अब विपक्ष भी क्योंकि एक सियासी संकेत तो दे ही दिया है और सियासी सरगर्मी भी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है और कुछ ही महीने बाकी हैं कि विधानसभा का चुनाव हो, अब विपक्ष भी क्या अपनी तैयारी में जुट जाएगा, जोर आजमाइश में अपनी सियासी जमीन और मजबूत करने में? देखिए बिल्कुल, विपक्ष को लगता है कि बीजेपी उनसे एक कदम आगे। और अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले योगी सरकार ने अपने 4.5 साल की विकास बुकलेट का जो है विकास बुकलेट जारी किया था, जिसमें रामलला विराजमान की पहले पन्ने पर तस्वीर लगाई थी और ये साफ कर दिया था कि उनके पास विकास के साथ साथ हिंदुत्व का एजेंडा पर वो कायम रहेंगे, विकास के साथ साथ राम उनके जो है एजेंडे में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश जीतेंगे तभी दिल्ली का रास्ता हमारे लिए साफ होगा। लिहाजा हो चाहे ओवैसी हो, मायावती हो, अखिलेश हो, प्रियंका गांधी हो, सब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं और कोई न कोई किसी न किसी दल से गठबंधन कर रहा है। तो बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि उन्हें तैयारी करनी होगी। इस बार अगर 300 पार जाना है तो उन्हें एक एक जगह काम करना होगा और इसीलिए चाहे जेपी नड्डा की बात करें आप, वो अब उनका दौरा था, बीएल संतोष का दौरा था, प्रधानमंत्री काशी में आए, उन्होंने मंच से बोला और कहा कि योगी के विकास के नाम पर होगा माफिया राज, अब नहीं है यूपी में, लोग निवेश कर रहे हैं, अब महिलाएं सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जरूर ये खल रहा होगा कि बीजेपी उनसे एक कदम आगे जा रही है और अमित शाह चूंकि कहा जाता है बीजेपी के चाणक्य हैं, तो अब उनकी उत्तर प्रदेश में आगमन का कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बेचैनी का एक सबब होगा। बिल्कुल अजीत। तो लखनऊ से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट में। तमाम अधिकारी उनके स्वागत में वहां पर पहुंचे, तमाम मंत्री भी वहां पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और उनके स्वागत में वो भी वहां एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अब यहां से सीधे यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, वहां पहुंचेंगे। उसके बाद मिर्जापुर दौरा उनका होगा जहां वो विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह का यूपी दौरा, इसके बाद वाराणसी का भी होगा जहां वो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। और इसी के साथ एक सियासी संकेत भी देते हुए और सियासी सरगर्मी अब बढ़ जाएगी क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले की ये रणनीति भी मानी जा रही है बीजेपी की, ताकि सियासी जमीन को और मजबूती मिल सके, 2022 में एक बार फिर से कमल खिल सके, उसकी भी एक कोशिश है। अब यहां से सीधे यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर वो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का वो शिलान्यास करेंगे, उसके बाद वो वहां से मिर्जापुर पहुंचेंगे। यानी कि यूपी को अमित शाह की बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं। 50 एकड़ जमीन पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बन रहा है, देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ये होगा जहां पर जटिल आपराधिक मामलों की जांच में भी मदद मिलेगी। तो अब यहां से सीधे उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। उसके बाद अपने दौरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट कर जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बनाए जा रहे मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। इससे ये शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। दूसरी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उससे पहले वो उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, वहां उसका शिलान्यास करेंगे। फिर उनका मिर्जापुर का ये दौरा होगा जहां लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंचेंगे
जहां वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा भी करेंगे। अमित शाह मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के नीरज की खबर है कि ये कॉरिडोर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के साथ ही अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। और ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और अब कुछ ही देर में वो उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी बिगुल भी एक तरीके से बच चुका है। दूसरा सियासी संकेत भी इससे सामने आ रहा है। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, अब यहाँ पर शिलान्यास तो जरूर होगा यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का, लेकिन अब राजनीतिक गलियारे में भी हलचल मच जाएगी इस तस्वीर के बाद। देखिए, बिल्कुल जैसा आप बता रहे थे कि विंध्यवासिनी कॉरिडोर प्रदेश के 150 से अधिक विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है और एक आस्था का बड़ा केंद्र है। वहां पर कॉरिडोर बंद का शिलान्यास करेंगे, रोपवे का उद्घाटन करेंगे, तो एक बड़ा आध्यात्मिक मैसेज होगा और उससे जो जुड़ने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये 500 सीटों के लिए बनेगा। यहाँ मंच से अमित शाह संबोधन भी करेंगे और आप संबोधन में देखिए किस तरह वो विपक्ष को आड़े हाथे लेंगे। अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह का संबोधन भी होगा। दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ है, विश्वनाथ कॉरिडोर जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो बनकर तैयार है। अगस्त माह में किसी भी समय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर अमित शाह उत्तर प्रदेश में आए और चुनावी बिगुल चूंकि 2022 का बच चुका है, बीजेपी लगातार काम कर रही है। आपने देखा कि अब आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जो उनके नए केंद्रीय मंत्री बने हैं, जो केंद्र के नए कैबिनेट विस्तार में वो अपना काम करेंगे। घर घर वो पहले से ही टीकाकरण से लेकर वैक्सीनेशन को लेकर काम कर रहे हैं। इसीलिए विकास के साथ साथ उनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो उनके राम का एजेंडा है, इसलिए रामलला विराजमान की जो चित्र है उस पहले पन्ने पर उनके विकास बुकलेट में। साथ ही जो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो, प्रवासी श्रमिकों की बात हो, इन सब को लेकर सरकार काम कर रही है। केंद्र की 7 बड़ी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो 15 बड़ी योजनाएं, 22-23 योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस होगा। तो अब अमित शाह की यूपी में आने का एक बड़ा सियासी मैसेज होगा और आज वो मंच से और कोई ना कोई मैसेज जरूर देंगे, विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेंगे। क्योंकि अमित शाह को कहा जाता है कि यूपी के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी है, यहाँ के प्रभारी रह चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में, 19 में भी वो लगातार यहाँ रैलियां किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ है, भगवा ड्रेस है, ब्रांड हिंदुत्व है, बीजेपी के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। तो अब अमित शाह का उत्तर प्रदेश में आगमन सियासी दलों के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी का सबब होगा और बीजेपी के लिए एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जो विकास की गति है, जो उनकी चुनावी रथ है, वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, चुनावी रथ यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर होगी बीजेपी की। और तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां मौजूद हैं। और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस पहुंचे हैं, जहां पर अब वो शिलान्यास करेंगे। उसके बाद उनका मिर्जापुर का दौरा होगा, जहां पर वो विंध्याचल कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। फिर उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे, वहां पर काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। अमित जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। अमित, वाराणसी का बहुत अहम रोल, अजीत, वाराणसी का काफी अहम रोल रहा है अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल वाराणसी काशी की नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है काशी। तो वहां से कोई भी कार्य अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलती है। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री ने वहीं से शुरुआत की थी, 19 में वहीं से शुरुआत की थी और अभी कुछ दिन पहले जब आए तो उसी काशी के मंच से उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर संबोधन किया और कहा कि अब यूपी में भाई भतीजावाद नहीं, योगी का विकासवाद चलेगा और अब किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश में आने की जगह नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल है। तो काशी विश्वनाथ बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अमित शाह के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, इन सब के लिए शुभ है। तो इसीलिए कोई भी कार्य होता है तो अयोध्या, काशी
विंध्यवासिनी कॉरिडोर, धार्मिक जो एजेंडा है बीजेपी का, वो कभी भूलती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो बेस है उसे हम भूल नहीं सकते। तो अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो हमेशा सवाल खड़ा करते रही है, विपक्ष खड़ा करती रही है, दूसरी पार्टियां खड़ी कर रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो इनकाउंटर पॉलिसी है, कई राज्यों ने उसको अपनाया, हाईकोर्ट ने उसकी तारीफ की। तो माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, धनंजय सिंह हो, पिंटू सिंह हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। एक मैसेज यूपी की सरकार देने में कामयाब रही है। तो अब ये जो इंस्टीट्यूट का स्थापना होने जा रही है, ये भी उसी दिशा में एक कदम है कि लैब में, फॉरेंसिक लैब में जल्दी जांच हो जाएगी। कोई बड़ा अपराध होगा तो जल्दी उस पर कार्रवाई हो पाएगी। तो इन घटनाओं को रोकने में भी ये लैब कामयाब होगा। तो अभी देखिए, सदन देव सिंह है, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, महेंद्र सिंह है, ब्रजेश पाठक सरकार के कानून मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष सदन देव सिंह है, दोनों डिप्टी सीएम है, योगी आदित्यनाथ है और अमित शाह खुद मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस आज का जो दौरा है अमित शाह का, ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, कानून लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और बीजेपी के अपने एजेंडे के लिए काफी अहमियत रखेगा। बिल्कुल अजीत, और आज दिन भर क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जितने भी बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी कहा गया है कि आप भी चुनाव लड़े, उसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, तो उसको लेकर भी आगे की रणनीति, आगे की प्लानिंग बन सकती है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि जितने भी बड़े नेता हैं, सीएम योगी को भी चुनाव लड़ने की बात कही गई है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, जितने भी मंत्री हैं जो अभी एमएलसी हो, चाहे महेंद्र सिंह हो, भूपेन्द्र चौधरी हो, इन सभी को एक एक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना है, क्योंकि जब बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे तो उसका एक मैसेज जाता है और आसपास की सीटें उससे प्रभावित होती हैं। तो अभी सीटें तय नहीं है, लेकिन अब अमित शाह के साथ चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जो बॉन्डिंग है वो भी काफी अच्छी मानी जाती रही है। तो अब यहाँ से जो मिर्जापुर जाएंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर जाएंगे, वहां हो सकता है कॉरिडोर का भी निरीक्षण करें अमित शाह। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी का विजय अभियान है, जो विजय रथ 2022 का, वो अब चल पड़ा है। उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने ही काशी में कर दी थी। अब धीरे धीरे ये विकास की, अपने विकास के एजेंडे को लेकर, अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर, अपनी जो पॉलिसीज है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए खासा अहमियत रखता है, क्योंकि अमित शाह आज यूपी में है और लगभग 3 से 4 घंटे रहेंगे। यहाँ के बाद मिर्जापुर जाएंगे, विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, जो एक रोपवे बना है गंगा नदी के किनारे, तो उसका उद्घाटन करेंगे और फिर काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार में जाकर वहाँ आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख रहे होंगे। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, तमाम बड़े मंत्री वहां पर मौजूद हैं उनके साथ। और शिलान्यास करते हुए यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का, इसकी थोड़ी ही देर बाद मिर्जापुर का भी उनका दौरा होगा, जहां पर विंध्याचल कॉरिडोर का भी वो शिलान्यास करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मी अब लगातार बढ़ती जा रही है। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकनी उन्होंने शुरू कर दी है। खासतौर पर बीजेपी की रणनीति तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना जोर लगाना और पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा साफ सियासी संकेत देता हुआ, और आज कई सौगातें उत्तर प्रदेश के लिए लेकर यहां पहुंचे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज वाराणसी भी वो जाएंगे, जहां वो काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बाबा से वो जीत का आशीर्वाद भी मांगेंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। अजीत, आज संबोधन भी होगा गृह मंत्री अमित शाह का, तो क्या उम्मीदें लगाई जाएं? क्या वो संबोधन में क्या कुछ कह सकते हैं? विपक्ष को आड़े हाथ ले सकते हैं? विपक्ष के लिए भी एक संदेश उनके पास आज जरूर होगा। देखिए, बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से अमित शाह का जो संबोधन होता है, अमित शाह के जो कार्य करने की शैली होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो आक्रामकता दिखाई देती है। और अब फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का जो उन्होंने शिलान्यास किया है, अब वो संबोधन करेंगे। तो संबोधन में निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियां उनके निशाने पर होंगे। आपने देखा कि सदन में किस तरह हंगामा हुआ था, कांग्रेस ने सदन में जिस जो हंगामा किया उसको भी लेकर जरूर अमित शाह बोलेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है, जो कार्रवाई हुई है, उस पर भी वो लेकर बोलेंगे। चाहे 3 तलाक का मामला हो, सीए एनआरसी का मामला हो, उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ उनकी अरबों की संपत्ति के ध्वस्तीकरण का मामला हो, विकास का मामला हो, तो विपक्ष को जरूर आड़े हाथों लेंगे। क्योंकि अमित शाह का जो संबोधन होता है वो काफी अग्रेसिव होता है और विपक्ष को वो खुलकर चुनौती देते हैं। तो इस संबोधन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनसे पहले सीएम योगी भी संबोधन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी के 2 बड़े नेता जो हिंदुत्व के एजेंडे के लिए माने जाते हैं, जिनका चेहरा हिंदुत्व के एजेंडे के लिए पर्याप्त होता है, तो कहीं ना कहीं आज आक्रामक रूप में दिखेंगे और विपक्ष को निशाने पर लेंगे। बिल्कुल।
और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वो उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करते हुए, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया है। पौधारोपण की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद मिर्जापुर का दौरा भी होगा गृह मंत्री अमित शाह का। इस वक्त उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, पंचवटी का पंचवटियों का ध्यान करके ओम नमो गुरुदेव और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने इससे पहले पौधारोपण किया। यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का वो शिलान्यास करते हुए आपको देखे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के कई बड़े मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। ये सीधी तस्वीरें आप यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से देख रहे हैं जहां पर शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब इसके बाद विपक्ष भी अपनी कमर कस लेगा। देखिए, बिल्कुल यूपी के मिशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और अब उन्होंने लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन कर दिया। और अब देखिए तस्वीरों में वो आरती, जो पूजा पाठ है, अर्चना है, आरती ले रहे हैं। उनके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती की है। उसका शिलान्यास के बाद जो एक पूजा पाठ की जो विधि होती है उसके मुताबिक पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है, उसका शिलान्यास किया गया। और कई 5 ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। ठीक पीछे उनके अगर आप तस्वीरों में देखें तो स्वतंत्र सिंह, यूपी प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सभी लोग मौजूद हैं। और अब इस शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा और अब सीधे मंच पर पहुंच गए। देखिए, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह। अब इसके साथ मंच का कार्यक्रम शुरू होगा, संबोधन का कार्यक्रम शुरू होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र सिंह, सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। तो अब संबोधन के कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे बड़ी बात यही होगी कि संबोधन में क्या किस तरह की लाइन लेते हैं अमित शाह, किस तरह की जो विपक्ष है लगातार जो वार कर रहा है सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव और सबको इस बात का अंदाजा है कि अगर यूपी जीतेंगे तभी दिल्ली जीत पाएंगे। तो बीजेपी अपनी रणनीति एक कदम आगे बढ़ाती है। आपने देखा होगा 2 बार बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री यहाँ आ चुके हैं। मंत्रियों को टारगेट दिया गया है, विधायकों को टारगेट दिया गया और अब सांसदों को आशीर्वाद यात्रा के लिए कहा गया है। तो आज का दौरा काफी अहम होगा। और देखिए तस्वीरों में देखिए योगी आदित्यनाथ बाकायदा जो साल भेंट कर रहे हैं अमित शाह को और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो जो स्वागत की एक परंपरा होती है वो आपको होती दिखाई दे रही है मंच पर। और इसके बाद फिर ये कार्यक्रम तो कहते हैं कि भगवान राम की देखिए तस्वीर, भगवान राम की तस्वीर जो है सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेंट की है, क्योंकि रामलला बिल्कुल यहाँ पर एक प्रतिमा सौंपी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को। और कुछ ही देर बाद अब इनका संबोधन भी होगा। इस वक्त यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने इससे पहले शिलान्यास किया।
तस्वीरें हमने देखी, एक पौधा भी उन्होंने लगाया, पौधारोपण भी किया। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ जो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है वो भी गृह मंत्री अमित शाह ने की। सदस्य विधान परिषद पर आ गए और उसने ये आरोप लगाया